नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी हाजिर हूं झारखंड की खबरों के साथ। रंगदारी, अवैध खनन और जमीन कब्जे से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। योगेंद्र साव सुबह करीब 11 बजे रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे। बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने 12 मार्च को छापेमारी की थी। 20 ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी को आपराधिक गतिविधियों जैसे रंगदारी, लेवी वसूलना, बालू के अवैध खनन, जमीन कब्जे से जुड़े दस्तावेज, बैंक के कई फर्जी स्टाम्प पेपर, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सहित कई डायरी और अवैध खनन से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए थे। योगेंद्र साव से इन्हीं मुद्दों पर पूछताछ की जा रही है। ईडी ऑफिस जाने से पहले योगेंद्र साव ने केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया और दावा किया है कि अगर उनके केस की ईडी जांच करे तो वो निर्दोष साबित होंगे। ज्यादा में नहीं है, यह स्वतंत्र एजेंसी हमारा देश का एक बहुत परफेक्ट एजेंसी है और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगा तो हम लोग निर्दोष हैं हर जगह। अच्छा, बुलाते हो क्या कहा था आपसे उन्होंने? क्या कुछ बताया होगा किस केस में बुलाया है क्या? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ गए थे लोग, मतलब तो वहाँ से क्या लिए नहीं लिए, हम उसमें थे भी नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद जो है सो ये स्वतंत्र एजेंसी है और निष्पक्ष जांच करेगी निश्चित रूप से। कल अंबाजी को भी बुलाया गया है? ये जानकारी नहीं है। अंबाजी को तो सम्मान नहीं गया है। नहीं, सम्मान गया है। 4 अप्रैल को भी बुलाया गया है। नहीं, पता नहीं हमको, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाबूलाल मरांडी के साथ साथ 27 बीजेपी के नेता को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इन्हें राहत दी है। बता दें आपको कि पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। अर्जुन मुंडा, संजय सेठ को भी राहत मिल गई है। 11 अप्रैल 2023 को सचिवालय मार्च का यह मामला, बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हुई थी। दुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो 11 अप्रैल 2023 को सचिवालय मार्च का यह मामला है, जब आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई थी। दुर्वा थाने में ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इसी मामले में आपको बताते चलें कि 27 बीजेपी के नेता को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। तो बाबूलाल मरांडी का भी नाम इसमें शामिल है जिनको राहत मिल गई है। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा और संजय सेठ को भी राहत मिली है और इनके साथ यानी कि कुल मिलाकर के 27 बीजेपी के नेताओं को हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है। पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। 11 अप्रैल 2023 का यह मामला है। सचिवालय मार्च के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पुलिस से झड़प हुआ था और इसी दौरान आपको बता दें प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, एफआईआर दर्ज कराई गई थी धुरुआ थाने में। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर तंज कसा है। देवघर पहुंचे दीपक प्रकाश ने दावा किया कि विपक्ष के पास प्रत्याशी की कमी है। उन्होंने विपक्ष को विज्ञापन निकलवाने की सलाह दी ताकि कोई प्रत्याशी सामने आकर चुनाव लड़ सके। उन्होंने दावा किया कि झारखंड और देश में कोई विपक्ष नहीं है और यहां की सत्ताधारी पार्टी परिवारवाद के साथ राज्य को लूटने में लिप्त है। उम्मीदवार के टोटके, पूरी तरह से टोटके, उनके उम्मीदवार मिलने रहे और मैं तो उनसे निवेदन करूंगा विज्ञापन निकाले, विज्ञापन शायद 2-4 मिल जाए अपनी जमानत को जब्त कराने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी परिवारवाद पर आधारित है और झारखंड की खनिज संपदा को लूटने वाले लोग हैं, जमीन को लूटने वाले लोग हैं और शराब घोटाले में लिप्त है। इसलिए जब ईडी के छापे पड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ रुपए निकलते हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस में अभी तक टिकट का बंटवारा पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी और सीएम, आपको बता दें कि यह सीएम के लिए यह खास संदेश दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि समर्पित कार्यकर्ता को ही लोकसभा चुनाव में जेएमएम का टिकट दिया जाए, यानी कि जो डिवोटेड कार्यकर्ता है उनको ही टिकट दें। बता दें कि 6 या 7 अप्रैल को जेएमएम के प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। इसी बीच अपने कोटे की 5 सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए। इनमें राजमहल, गिरिडीह और सिंहभूम से एक ही प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, जबकि जमशेदपुर और दुमका से 2-2 प्रत्याशियों के नाम रेस में हैं। भरसक प्रयास करते हैं कि जो हमारी पार्टी के समर्पित लोग हैं, पुराने लोग हैं, डिवोटेड लोग हैं, उन्हें तरजीह मिले, उन्हें तवज्जो मिले और उन्हें मौका मिले। और आप देखेंगे जो भी उम्मीदवारों की घोषणा होगी उसमें आपको इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन
विचार विमर्श के उपरांत और अंततः फैसला केंद्रीय आला कमान को करना है, जिसम गुरु शिबू सोरेन को करना है, हेमंत सोरेन जी को करना है। तो जो भी उचित लगेगा, लेकिन अभी तक का जो माहौल है उसमें जो पार्टी के समर्पित लोग हैं, हम बाहरी जनता पार्टी नहीं है, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति समर्पित और झारखंडी विषयों को लेकर संवेदनशील व्यक्ति जो होंगे उन्हें ही टिकट देने का काम पार्टी करेगी। ऐसा ही अभी तक ये ट्रेंड रहा है हमारी। कब तक घोषणा हो जाएगी? देखिए, बहुत जल्द, मुझे लगता है 6 या 7 तारीख। हजारीबाग में मंगलवार को निकाले गए मंगला जुलूस में बीजेपी उम्मीदवार और हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल शामिल हुए। उन्होंने जुलूस में शामिल होकर के खूब लाठियां भांजी, साथ ही लाठी के साथ साथ करतब भी करते हुए देखे गए। उन्होंने मंगला जुलूस को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उम्मीद जताई कि 2024 की रामनवमी बिना किसी सरकारी रोक टोक के अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। उन्होंने रामनवमी को राजकीय दर्जा देने की भी मांग की है। कहते हैं कि इस बार रामनवमी सुखद होगा, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सरकारी बंधेज के। क्या राजकीय महोत्सव का भी इसका घोषणा होना चाहिए? अब आप जाते हैं तो एकदम होना चाहिए। उसमें तो राजकीय महोत्सव का इसलिए कि जैसे मैसूर का दशहरा बड़ा फेमस है, तो उसको पूरा राज उसको मानता है कि हाँ, मैसूर का दशहरा में जाना चाहिए। उसी प्रकार से रामनवमी का तो यहीं पे सबसे ज्यादा ये है महत्व, रामनवमी का हजारीबाग में है, तो इसको बिल्कुल राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलना चाहिए। पलामू में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है और जनसंपर्क अभियान बैठकों का दौर भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की संभावित आरजेडी प्रत्याशी ममता भुइयां भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। हालांकि इस सीट को लेकर अभी तक कांग्रेस और आरजेडी में सीट को लेकर खींचतान जारी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू संवाददाता नीलकमल। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम लगातार विधानसभा स्तर पर हो या फिर प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशी वो लगातार जनसंपर्क अभियान तेज कर दी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। चूंकि लंबे समय से राजद के जो कार्यकर्ता हैं खड़े होंगे, और आपको बता दूं कि अभी तक हालांकि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आधिकारिक रूप से ममता भुइयां का पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्र की माने तो राजद के ही प्रत्याशी के रूप में ममता भुइयां पलामू संसदीय सीट पर राजद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। यही वजह है कि पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, गढ़वा का और पलामू का लगातार अलग अलग गांव का दौरा कर रहे, जनसंपर्क अभियान तेज कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पलामू लोकसभा सीट पर जनता का क्या मिजाज है और जनता फिर इस बार किसे अपना प्रत्याशी चुनेगी। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। 4 अप्रैल को हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसकी सफलता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं। बताते चले आपको, पार्टी ने स्थापना दिवस समारोह के ऐतिहासिक होने का दावा किया है। हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में पार्टी के सभी शीर्ष नेता पारंपरिक परिधान में होंगे। इस आयोजन में सीएम चंपाई सोरेन के साथ कल्पना सोरेन और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मोर्चा हम लोग गांधी मैदान जहां मटवारी वहां कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक कर रहे हैं, और यही इतिहास हजारीबाग जिला को नया दिशा देगा। और उसी दिन हम लोग शपथ लेंगे कि इस बार यूपीए गठबंधन को जो प्रत्याशी है 100 नहीं 200% हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जिताने का काम करेंगे। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संकट में मानगो की 3 लाख की आबादी। आपको बता दें कि पावर प्लांट में लगी भीषण आग, बिजली के कई उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। पावर प्लांट में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मची रही। लाखों लोगों को अब
आपको बताते चलें कि पानी की परेशानी होगी, बिजली के कई उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संकट में है मानगो की अब 3 लाख की आबादी। पावर प्लांट में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। बिजली के कई उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। पावर प्लांट में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लाखों लोगों को अब पानी की परेशानी होगी। अप्रैल महीने में ही अब सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में सिमडेगा के ठेटई टांगर के कई इलाकों में जलमीनार खुद प्यासा रहकर हाथी के दांत की तरह दिख रहा है। हाल ये है कि किसी भी जलमीनार से एक बाल्टी पानी तक नहीं मिल पा रहा है। वही लोग या तो खेत में बने चुआ या फिर कई किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे टोले से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने जलमीनार खराब होने की शिकायत विभाग से की है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई पहल नहीं हो पाई है। ठेटई टांगर के करीब हर प्रखंड का यही हाल है। वहीं प्रखंड प्रमुख ने इसके लिए ठेकेदार और PHED को जिम्मेदार ठहराया है। ये साल भर से सर पूरा खराब हुआ है और यहाँ पर के आसपास के लिए कोई चापाकल भी नहीं है और परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी दूर से लाना पड़ता है और काफ़ी यहाँ पर कठिनाई मोहल्ला वालों को हो रहा है। तो ये खराब हुआ तो आप लोग कंप्लेंट किए? हम लोग कई जगह कंप्लेन किए सर, आज तक कंप्लेन का कोई हम लोग को रिस्पांस मिला ही नहीं ना। आज तक हम लोगों को कोई उसमें कोई आया आके देखता है, उसके बाद फिर चला जाता है। कोई इसमें काम अभी तक हुआ नहीं सर। जब से बोरिंग हुआ इसका लगा, उसके बाद तो 2 दिन पानी निकला, वो भी ढंग का पानी निकला। एक बाल्टी भी पानी ढंग का नहीं निकला, उसके बाद बंद हुआ, चलता ही नहीं फिर तो अभी कहाँ से आप लोग पानी पी रहे हैं? पूरा बस्ती? अभी बस्ती के लोग वही खेत तरफ, उधर नीचे खेत है, उधर कुआं है छोटा सा, उसी में से किसी तरह वहीं से ला के पी रहे हैं। सरकार का योजना तो था कि जल संकट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब जल संकट होने की संभावना है। हो सकता है, हम जहाँ तक हो सकता है हम अपने स्तर से कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो हो पाता है होता है। बाकी तो हम लोग लिख करके दिए हुए हैं PHED विभाग में, कई बार उनको बोला भी गया, परंतु आश्वासन के सिवा और कुछ अभी तक मिला नहीं है। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव जेरूडीह में अभी तक सड़क की सुविधा से लोग वंचित हैं। ऐसे में आने जाने से लेकर के बच्चों को स्कूल जाने या फिर बीमार को अस्पताल ले जाने तक में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये इलाका झारखंड और बिहार की सीमा पर बसा हुआ है, साथ ही नक्सल प्रभावित भी है। ऐसे में पक्की सड़क का इलाके में अभाव और सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता को दिखाता है। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जेरूडीह में, जो झारखंड बिहार का बॉर्डरिंग इलाका है। और यह गांव सबसे ज़्यादा खूबसूरत, जो जल जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ है, साथ ही अविकसित गांव है। जो इलाका आपको दिख रहा है वो बिहार का इलाका है और ये जो गांव है ये झारखंड के गिरिडीह जिला का जेरूडीह कहा जाता है इसे। और यहाँ के जो लोग हैं लगभग 50 से अधिक घर हैं और आबादी की बात करें तो लगभग 450 की आबादी यहाँ पे रहती है। बावजूद अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं बनाया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उबड़ खाबड़ सड़क है और जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में ये गांव पूरा टापू बन जाता है। रास्ता को लेकर क्या दिक्कत है आप लोगों को? रास्ता तो हम लोग बहुत बार हम लोग DC के यहाँ 2-3 बार हम लोग लिख करके भेज चुके हैं। कम से कम 2-3 बार हम लोग, मेरे पास उसका रिसीविंग है, तो यहाँ ब्लॉक में भी 2-3 बार हम भेज चुके हैं। कम से कम हम लोग 6 या 7 बार हम लोग ऑलरेडी हम लोग गिरिडीह ऑफिस में हम लोग दे चुके हैं। अभी तक उसका रोड निर्माण तक कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। जब बारिश होता है उस समय हम लोग को ज़्यादा तकलीफ होता है, विशेषकर महिलाओं को। जब डिलीवरी रहता है तो उन लोग को हॉस्पिटल ले जाने में बहुत तकलीफ होता है। कितना दिक्कत, क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? क्या क्या दिक्कत? दिक्कत ये है कि हमको रोड नहीं क्लियर है तो हमको साइकिल से भी आना जाना बहुत तकलीफ होता है। अच्छा। बरसात के मौसम में तो और भी तब। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यह नक्सल प्रभावित इलाका है, अति नक्सल प्रभावित जोन इसे माना जाता है और है भी ऐसे में, क्योंकि ये बिहार और झारखंड का बॉर्डर गांव है और आखिरी गांव है और आखिरी गांव होने के नाते ये अति नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में सड़क निर्माण अभी तक नहीं कराया जाना कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, स्थानीय प्रशासन की भी विफलता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जामताड़ा में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल अपने कारनामों से एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल यहां 2 करोड़ 80 लाख की लागत से नाला प्रखंड क्षेत्र में
बनबेड़िया से कुसुमदाहा जोरिया के बीच पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बोर्ड पर एस्टिमेट की राशि का जिक्र नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों ने ठेकेदार को 90 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया है। 6 मार्च को पुल का निर्माण भी शुरू हुआ, लेकिन न तो इसकी काम की मॉनिटरिंग हो रही है और न ही मानकों पर कोई ध्यान दे रहा है। विभागीय अभियंता ने पिलर निर्माण के लिए किए जा रहे ब्लास्ट की जानकारी से इनकार किया है, तो वहीं डीसी ने जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज भी देखिए काम चल रहा है, अभी वर्तमान में अभी भी नहीं। क्या ब्लास्ट भी तुमसे कर रहा थी? ब्लास्ट कोई टाइम ठिकाना नहीं, रात 12 बजे भी हो जाता है, 3 बजे भी रात को हो जाता है, 11 बजे भी। इसका टाइम ठिकाना नहीं, ब्लास्टिंग डेली करता है, लेकिन टाइम एगो होता है, टाइमिंग होता है ना, कोई टाइमिंग नहीं है। और मिक्सचर जो हो रहा है वो कैसा है, किस क्वालिटी का है जो मिक्स किया जा रहा है? मिक्स एकदम 3rd ग्रेड का होता है, कोई भाग का रेशियो का कोई ठीक नहीं। यहाँ पे लेबर को लगाया नहीं जाता है। हाँ, मन मर्जी हम लोग बोलते हैं लगाने के लिए, बोलता लोकल लेबर को लगाया नहीं जाएगा। हाँ, हम लोग का बाहर का लेबर है, बाहर का लेबर से ही काम किया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा सब मिला जुला हुआ है, कम पेमेंट देता है क्या वो लोग? पेमेंट का लेबर का भी पेमेंट कम है और आपका मिला हुआ भी है सब कोई। काम बढ़िया होगा, प्रावधान के अनुसार काम होगा और हमारा ईद सब जा रहा है। थोड़ा सा 31 मार्च के चक्कर में थोड़ा सा बिल बनाने में था और थोड़ा सा ये इलेक्शन का समय है तो 1-2 दिन इधर उधर ड्यूटी में बढ़ जाता है, ऐसे डेली हमारा दिए ही जा रहा है। ऐसी जो भी अनियमितता है, चाहे वो घटिया मटेरियल की बातें हों या फिर बगैर प्रक्रिया का पालन किए भुगतान की बात हो या अवैध ब्लास्टिंग की बात हो, इस सब की जांच कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल के युवा नमो तवांग सनातन धर्म के रहस्य जानने और 4 धर्म के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन को लेकर पैदल यात्रा पर निकले हैं। 6 महीने पहले इन्होंने पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। अभी तक ये 4 धाम और 3 ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन कर पाए हैं। नमो तवांग ने करीब 2 साल में यात्रा पूरी। 1 महीने पहले मेधावल विधायक राकेश ने कुसोना कला सहित कछार नशा भोलेनाथ का नशा है और भगवान की शरण में आने से एक अलग ऊर्जा मिलती है। यात्री नमो तवांग से बात की देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। एक और जहां युवा भटकाव की ओर जा रहे हैं, वहीं कई ऐसे युवा हैं जो समाज को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज नमो तामंग हैं जो दार्जिलिंग से हैं और ये पैदल 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हैं। आज 6 महीने से भी अधिक का समय बीत चुका है और 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन इन्होंने कर लिया है। आज 4था ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचे हुए हैं। इसके अलावे रास्ते में जितने भी मंदिर मिलते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और दर्शन करते हैं। सनातन धर्म को एक्सप्लोर करने का ये इच्छा रखते हैं। युवा हैं, क्या कुछ संदेश लेकर आप पैदल चल रहे हैं? हाँ जी, अभी के टाइम में जो है ना, लोगों के जो आने वाला जनरेशन, जो अभी आ रहे जनरेशन जो यूथ है, तो यूथ सोचते हैं कि इससे बढ़कर नशा कुछ और है ही नहीं। बोलते कि नशा ही में सब कुछ है, तो ये गलत काम पे ध्यान जा रहा है लोगों का। मतलब आने वाला फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि एक बार बस धर्म के जो बाबा भोलेनाथ, किसी के भगवान के एक बार नशा कर लो तो लाइफ में किसी नशा करना जरूरत नहीं पड़ता। कितने धाम अभी तक घूम चुके हैं और कितने ज्योतिर्लिंग आ चुके हैं? मेरा तो एक्चुअली मैंने केदारनाथ से शुरू किया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुत्री, टुंगनाथ, कल्पेश्वर, कोटेश्वर, धारी देवी, माना, वसुधारा, हेमकुंड साहिब भी गया था जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तप किया था, वो जगह भी गया था। तो वहाँ से आते हुए हरिद्वार से फिर वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, गोकुल हो गया, राम मंदिर 22 तारीख को पहुँच गया था। राम मंदिर से फिर इधर बोधगया भी गया हूँ। बोधगया होते हुए फिर यहाँ पे बनारस हो गया। अपना सब कुछ करते हुए फिर इधर निकला हूँ बनारस से। अभी टोटल 3 है मेरा। अभी तो 12 ज्योतिर्लिंग तो अभी 3 हो रहा है इसमें से। और यहाँ से मुझे फिर नेपाल जाना है, क्योंकि कहते हैं ना 4 धाम करने के, अगर 4 धाम वहाँ पे कर लिया तो पशुपतिनाथ, जो डोलेश्वर महादेव बोलते हैं उसको, तो उसका शीश वहाँ पे पीठ है केदारनाथ। तो जब तक वहाँ पे दर्शन नहीं करता मेरा 4 धाम पूरा नहीं होता। तो इसलिए मुझे यहाँ से ना मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। अभी पशुपतिनाथ भी जाना पड़ रहा है। कितने दिन का यात्रा हो चुका है? मेरा तो अभी 6 महीने 5 दिन हो चुके हैं। सनातन धर्म की अलग जगाने का ये कोशिश कर रहे हैं। तमाम हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं वहाँ जाते हैं और काफ़ी उत्साहित भी ये युवा दिख रहे हैं। हम समाज को इनसे ज़रूर सीख लेना चाहिए और ज़रूर भगवान भोलेनाथ के नशे में डूबे, ना कि किसी अन्य नशे में। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रांची में डिबडी पुल के पास एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने से करीब 40 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सुबह 5 बजे दुकान से धुआं उठने के बाद स्थानीय लोगों ने दुकान के मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आनंद फानंद में दमकल को फोन किया गया, लेकिन 1.5 घंटे के बाद पहुंच रही दमकल की गाड़ी डीपीएस चौक के पास ही खराब हो गई। इसके बाद
उसे किसी तरीके से स्टार्ट किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गंतव्य तक पहुंचने तक दुकान में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के कारणों का हालांकि फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कोई दुकान नहीं जलता। चतरा में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसपी के निर्देश पर कुंदा और लावालौंग थाना की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और अफीम और डोडा की बड़ी खेप जब्त की। इस कार्रवाई में 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बरामद अफीम का वजन 45 किलो है, जबकि डोडा का वजन 103। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस की छापेमारी के दौरान एक तस्कर चकमा देकर के फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी कुंदा एवं लावालौंग को शामिल किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुंदा थाना ग्राम टिटही बड़गांव से ब्रह्मदेव गंजू के घर से 10 किलो 300 ग्राम अफीम और डोडा 9 बोरा में वजन लगभग 103 केजी 710 ग्राम, वीरेंद्र गंजू के घर से 2 केजी 230 ग्राम, हरिद्वार कुमार के घर से 2 केजी 8 किलोग्राम अफीम एवं 300 ग्राम अफीम का पट्टा बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा के सुपाईडीह में रविवार को अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। इस मामले में डीसी ने कार्रवाई शुरू कर दी। डीसी ने एसडीओ और उत्पाद विभाग की टीम के साथ में मौके का जायजा लिया। डीसी ने भारी मात्रा में शराब की बरामदगी को बड़ी लापरवाही बताया, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी उत्पाद अधीक्षक को अलर्ट रहने और किसी भी हालत में अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये लापरवाही तो जरूर है, इस पर कार्रवाई होगी और जो भी संबंधित व्यक्ति है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये सत्य है कि बड़ी मात्रा में शराब प्राप्त हुई है, तो हम लोग अलर्ट हो रहे हैं कि इस पर क्या किया जाए। इसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे जो जिले हैं और एक्साइज सुपरिटेंडेंट को विशेष निर्देश दिया गया कि वो भी अपने स्तर पे रेड करें। खबर साहिबगंज से है, जहां राशन कार्ड धारकों के बीच वितरण के लिए लाया गया 350 क्विंटल चावल गायब हो गया है। 13 मार्च को एफसीआई के महादेवगंज गोदाम से झरना कॉलोनी के आपको बता दें कि एसएफसी गोदाम के लिए 2 ट्रक चले थे, लेकिन आज तक नहीं पहुंचे। सहायक गोदाम प्रबंधक की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक ने एजीएम को रिसीविंग दिखाई और झांसा देकर कागज पर हस्ताक्षर ले लिया, लेकिन उसके बाद अनाज लदे 2 ट्रक पहुंचे ही नहीं। गायब 350 क्विंटल अनाज की कीमत करीब 12.25 लाख रुपए है। इधर डीएसओ ने मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। ऑनलाइन ऑफलाइन साइन करवा लिया चालान पे, गाड़ी निकल ही चुकी थी, सारा चालान वगैरह सब सही था। गाड़ी जाम में फंसी है यह बोल के साइन करवा लिया। उसके बाद गाड़ी जब नहीं आई तो हमने फ़ोन किया तो बोले कि गाड़ी शाम में आ जाएगा। शाम में भी नहीं आया, फिर सुबह आ जाएगा। इस टाइप के टाल मटोल चलता रहा। एजीएम का कहना है कि हमारे यहाँ नहीं पहुँचा है और सप्लायर का कहना है कि हमने दे दिया। इसी बीच में ये मामला अभी उलझा हुआ है और इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जो भी इस पे दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। खबर गोड्डा से है, जहां पर सदर अस्पताल में लगातार दूसरे दिन प्रसव के बाद महिला की मौत का सिलसिला जारी रहा। यहां 2 दिन पहले एक महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ। वहीं इसके बाद एक और महिला की मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर उसे आनंद फानन में रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल से करीब 500 मीटर ही दूर जाते ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक महिला पथरगामा की डुमरिया गांव की रहने वाली बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से ही मौत हुई है। साथ ही यहाँ पर एक भी महिला डॉक्टर मौजूद नहीं है। सहिया और नर्स के भरोसे ही अस्पताल चलता है, तो इधर अस्पताल उपाधीक्षक ने सिस्टम में सुधार का भरोसा दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।